नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक, इसका नाम है टोकेन्स। और इस टोकन के अंदर हम लोग बात करेंगे सबसे पहला कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में, स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में और ये बुलियन कांस्टेंट के बारे में। ये टोकेन्स का तीसरा टाइप का ये टाइप है। टोकेन्स का ये तीसरा टाइप का टाइप है। चलिए सबसे पहले हम कुछ बात करते हैं आपसे। पहले बताते हैं कि हम लोग ये जो टोकेन्स के अंदर जो कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट और ये जो बुलियन कांस्टेंट पढ़ेंगे ये किसके अंदर आता है। तो चलिए पहले हम कुछ बातें डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जो है ना टोकेन्स ये टोटल 5 प्रकार का होता है। पहला होता है बाबू कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड। दूसरा होता है आइडेंटिफायर, ठीक है। तीसरा होता है लिटरल्स, इसी को एक और नाम से जानते हैं कांस्टेंट के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर एक और होता है जिसका नाम है पंक्चुएटर, और एक और होता है जिसका नाम है ऑपरेटर, ठीक है। यानी कि ये जो टोकेन्स है ना, ये टोकन टोटल 5 प्रकार का होता है। पहला का नाम क्या बताया गया आपको, सबसे पहले कीवर्ड, दूसरा आइडेंटिफायर, अगला लिटरल्स या कांस्टेंट, इसी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं। अगला है पंक्चुएटर और अगला ऑपरेटर। ये टोटल 5 प्रकार का कौन होता है बाबू, ये होता है टोकेन्स। बात समझे। अब ये टोकेन्स जो 5 प्रकार का है, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, कांस्टेंट, पंक्चुएटर और ऑपरेटर, इसके अंदर ये लिटरल या ये जो कांस्टेंट है ना, ये टोटल भी 5 प्रकार का होता है। ये भी 5 प्रकार का होता है। कौन बाबू, लिटरल या कांस्टेंट। टोकेन्स तो 5 प्रकार का होता ही है, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, कांस्टेंट, पंक्चुएटर और ऑपरेटर। अब ये लिटरल और कांस्टेंट भी 5 प्रकार का होता है। इसमें से सबसे पहला कौन होता है बाबू, इंटीजर। इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है। और अगला जो होता है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग कांस्टेंट, ठीक है। अगला जो है कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक ना। और अगला है स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। और अगला है बुलियन कांस्टेंट। बात समझ में आया। मतलब कि क्या है कि टोकेन्स जो है ना वो 5 प्रकार का होता है। पहला कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, कांस्टेंट और आपका पंक्चुएटर और ऑपरेटर। ये टोटल 5 प्रकार का। पहला का नाम क्या बताया गया, कीवर्ड। दूसरा आइडेंटिफायर, अगला लिटरल का ही दूसरा नाम है कांस्टेंट, अगला पंक्चुएटर और ऑपरेटर। ये टोटल 5 प्रकार का कौन होता है, टोकेन्स होता है, ठीक है। अब इसके अंदर ये लिटरल्स जो है ना वो 5 प्रकार का होता है। कि पहला जो होता है वो होता है इंटीजर लिटरल्स, या इसी को एक और नाम से जानते हैं कांस्टेंट के नाम से। तो इंटीजर कांस्टेंट बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटीजर कांस्टेंट बोलिए या इंटीजर लिटरल्स बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो इंटीजर कांस्टेंट यानी इंटीजर लिटरल्स, अगला फ्लोटिंग कांस्टेंट यानी फ्लोटिंग लिटरल्स, अगला तीसरा कैरेक्टर कांस्टेंट या कैरेक्टर लिटरल्स, अगला चौथा में स्ट्रिंग कांस्टेंट या स्ट्रिंग लिटरल्स, और पांचवा बाबू बुलियन कांस्टेंट या बुलियन लिटरल्स। तो मेरे भाई यहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में मेरे चैनल पे 4 वीडियो अपलोड किया हुआ है अभी तक, जिसमें से हम लोग ये पीछे वाले चीजें पूरा समझ चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट और बुलियन कांस्टेंट के बारे में। इसके पीछे मैं जो 4 वीडियो अपलोड किया हूं, वो जो 4 वीडियो मैंने अपलोड करा है उस पे मैंने आपको बताया है फ्लोटिंग कांस्टेंट के बारे में, इंटीजर कांस्टेंट के बारे में, लिटरल्स के बारे में, आइडेंटिफायर के बारे में और कीवर्ड के बारे में। और उसके पहले भी कुछ टॉपिक्स हम लोग बात किए हैं, जैसे टोकेन्स हो गया, इंट्रोडक्शन टू C++ हो गया। ये सारे चीजें के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में डाल दिए हैं, ठीक है। तो आप वहां से जाकर के सारी बातों को आप समझ सकते हैं, ठीक है।
तो मेरे भाई आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर 5, और ये पार्ट नंबर 5 में हम लोग बात करेंगे टोकेन्स के अंदर कैरेक्टर, स्ट्रिंग और ये बुलियन। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है और बुलियन कांस्टेंट क्या होता है, ये सारी चीजों को पार्ट 5 वाले वीडियो में आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कैरेक्टर कांस्टेंट एक्चुअली होता क्या है, और कैरेक्टर कांस्टेंट को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, और कैरेक्टर कांस्टेंट प्रोग्राम के अंदर जब लिखा जाता है तो आखिर ये इसको हम लोग क्यों लिखते हैं, और इसका काम क्या होता है प्रोग्राम के अंदर, इसको क्यों कैसे यूज किया जाता है, ये सारे चीजें हम लोग आज की क्लास में कवर करते हैं। पहले कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग, और फिर बात करेंगे बुलियन। ठीक है, तो क्या कहता है कैरेक्टर कांस्टेंट, आइए चलिए समझते हैं। तो मेरा भाई कह रहा है दोज कांस्टेंट those constant which contain only a single character and are enclosed in single quotes are known as character constant। मीन्स क्या है, कह रहा है कि दोज कांस्टेंट का मतलब होता है वैसा या वैसे कांस्टेंट विच कंटेन, जो क्या करता है वो कंटेन करता है, यानी कि रखता है ओनली मतलब होता है बाबू केवल सिंगल कैरेक्टर, मतलब एक अक्षर को रखता है, बात समझे, एक अक्षर रखता है, एंड और बाबू और इनक्लोज मतलब क्या बाबू, बंद रहता है। ठीक है, सिंगल क्वाड्स के अंदर ऐसे ऊपर ऐसे बंद रहता है, इस तरीके से ऊपर, यानी बीच में अक्षर लिखा और ऊपर में ऐसे 2 चुंदी हो, ऐसे इधर से भी और इधर से भी, तो ऐसा सिंगल अक्षर लिखा हो और सिंगल क्वाड्स के अंदर बंद हो, इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट के नाम से। नॉर्मल देखते होंगे जब बच्चे आप लोग होते होंगे, तो जो छोटी छोटी बच्चियां जो होती हैं गर्ल्स, उन लोग को ऐसे चुंदी रहता है 2 ऐसे ऊपर, देखा है ऐसे 2 चुंदी, तो वो 2 चुंदी के बीच में अगर लिखा है एक सिंगल अक्षर तो उसको क्या बोलते हैं भैया, कैरेक्टर कांस्टेंट। सारी बात क्लियर हो गई। तो कह रहा है कि दोज कांस्टेंट विच कंटेन ओनली सिंगल कैरेक्टर, वैसा कांस्टेंट जो कंटेन करता हो, रखता हो सिंगल कैरेक्टर को, यानी एक अक्षर को, एंड इनक्लोज होना चाहिए, यानी बंद होना चाहिए। किससे बंद होना चाहिए, सिंगल क्वाड्स के अंदर बंद होना चाहिए। तो भैया ऐसे अगर बंद होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट। एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एक अक्षर लिखा हुआ है और सिंगल क्वाड्स के अंदर ऐसे बंद है, तो ये कहला जाएगा आपका कैरेक्टर कांस्टेंट। वैसे देखिए यहाँ पे बी लिखा हुआ और सिंगल क्वाड्स के अंदर बंद है एक अक्षर, तो ये भी क्या कहला जाएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट। यहाँ पे भी एक अक्षर लिखा हुआ है और सिंगल क्वाड्स के अंदर बंद है, तो ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए भैया एक ही अक्षर लिखा हुआ और सिंगल क्वाड्स के अंदर बंद है, तो ये भी आपका कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिंगल क्वाड्स के अंदर ही एक ही कैरेक्टर लिखा हुआ है। तो इस तरह से अगर लिखा हो सिंगल क्वाड्स के अंदर, इसको सिंगल क्वाड्स कहते हैं, और इस सिंगल क्वाड्स के अंदर अगर लिखा हो सिंगल अक्षर और बंद हो इस क्वाड से, सिंगल क्वाड से, तो इसको क्या कहा जाता है, कैरेक्टर कांस्टेंट। सारा बात क्लियर हो गया। तो यहां पे हम लोग समझ गए कैरेक्टर कांस्टेंट वैसा कांस्टेंट होता है जिसके अंदर एक अक्षर होता है और दोनों साइड से सिंगल क्वाड से बंद होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, देखिए तो यहां पे हम लोग समझ गए कि कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर एक ही अक्षर होगा और ये सिंगल क्वाड से बंद होगा। सारी बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है समझिए, कहता है द शॉर्ट नेम ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट इज कैर। जैसे अगर आप C++ प्रोग्राम के अंदर अगर आप ऐसे सिंगल क्वाड्स के अंदर ए अगर अक्षर लिखे हैं, सिंगल अक्षर लिखे हैं, तो उसके पहले आपको CHR कैर लगाना पड़ेगा और एक वेरिएबल देना होगा, उसके अंदर आपको इसको स्टोर करना होगा, तभी जाकर के आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे बिना पॉइंट वाला संख्या हम कैसे रखते हैं, int int a इक्वल टू 10। वैसे मेरे भाई अगर ऐसा अगर सिंगल अक्षर आपको लेना है प्रोग्राम के अंदर, सिंगल अक्षर अल्फाबेट अक्षर लेना है आपको, तो क्या लिखेंगे, पहले आप CHR कैर लिखेंगे और ए के अंदर आप सिंगल क्वाड्स के अंदर ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आया, मतलब सिंगल क्वाड्स के अंदर ही आपको क्या करना है, कैरेक्टर कांस्टेंट को लिखना है।
क्लियर हो गया यहां तक? अब आगे देखिए क्या कहते हैं, बोलता है द साइज ऑफ अ कैरेक्टर कांस्टेंट इज 1 बाइट। जैसे जैसे ही इंटीजर कांस्टेंट लिखा जाता है प्रोग्राम के अंदर तो 2 बाइट जगह लेता है मेमोरी में। फ्लोटिंग कांस्टेंट कितना जगह लेता है? 4 बाइट। वैसे कैरेक्टर कांस्टेंट इस तरीके से अगर प्रोग्राम के अंदर लिखा जाता है तो मेमोरी में कितना जगह लेता है? वो 1 बाइट लेता है। सारा बात क्लियर हो गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कैरेक्टर कांस्टेंट को हम लोग सिंगल क्वाट्स के अंदर लिखेंगे और जब इसको हम लिखेंगे तो उससे पहले CHR कैर लगाएंगे। इसको चैर भी पढ़ते हैं बट इसको हम लोग कैर बोलेंगे क्योंकि हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट पढ़ रहे हैं, ठीक ना? तो ये कैर है और कैर के अंदर हम लोग सिंगल क्वाट्स के अंदर एक अक्षर को रखा करते हैं और ये मेमोरी में कितना जगह लेता है? 1 बाइट का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे भाई। बट कुछ बातें इसको लिखने का रेंज है और इसी रेंज के अंदर आप लिखते हैं, इससे बाहर जाएंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है द रेंज ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट इज -128 से लेकर के +127, इतना ही के रेंज में आपको लिखना है, ठीक है? जैसे अगर आप 50 लिख दिए तो ऐसे आपको लिख देना है, अगर आप 100 लिख दिए तो ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मगर 128 आप ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि कैरेक्टर कांस्टेंट का जो रेंज है वो -128 से लेकर के +127 तक, बट आप लिख दिए 28 तो बाबू ये गलत हो जाएगा। इसके अंदर आप जितना संख्या लिखना चाहते हैं लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है कैरेक्टर कांस्टेंट का कुछ रूल जो कि कहता है कि सिंगल क्वाट्स के अंदर हम एक कैरेक्टर को रखते हैं और एक कैरेक्टर को रखने के साथ साथ जब मेरे को आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपको कैर यूज करना है। जैसे लड़का लोग के लिए हम लोग मेल यूज करते हैं, वैसे भैया हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? कैर यूज करेंगे। जगह कितना लेगा मेमोरी में? 1 बाइट। और आगे इधर बताया गया इसका रेंज होता है -128 से लेकर के +127, इतना ही के बीच में, इतना ही के रेंज में लिखना है। इससे बाहर लिखेगा तो क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। सारी बात क्लियर हो गई? तो चलिए यहां तक हम लोग समझ गए, आगे बढ़ते हैं। आगे तरह समझिएगा क्या कहता है, कुछ बातें इसके अंदर और भी रूल्स हैं, कुछ और भी इसके अंदर रूल्स हैं। कह रहा है कुछ और भी इसके अंदर रूल्स होते हैं लिखने का कैरेक्टर कांस्टेंट का। क्या है आगे देखते हैं। बोलता है अ कैरेक्टर कांस्टेंट में भी, कैरेक्टर कांस्टेंट में भी हो सकता है, हो सकता है क्या हो सकता है? लेटर, यानी अल्फाबेट लेटर भी हो सकता है इसके अंदर, चाहे वो कैपिटल हो चाहे स्मॉल, आप दोनों लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? अगला डिजिट यानी नंबर यानी संख्या भी लिख सकते हैं इसके अंदर। सिंबल मतलब समझ रहे हैं? चिन्ह, जैसे प्लस चिन्ह हो गया, माइनस हो गया, इनटू हो गया, उसके अलावा डिवीजन हो गया, मॉडुलस हो गया, उसके अलावा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, हैच, ये सारे जितने भी सिंबल्स होते हैं, जितने भी चिन्ह होते हैं, ये सारे चीज को भी आप इसके अंदर कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है? आगे क्या कहता है बाबू? और इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? व्हाइट स्पेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? मतलब कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर लेटर आप लिख सकते हैं, अल्फाबेट लेटर लिख सकते हैं, डिजिट लिख सकते हैं यानी नंबर भी लिख सकते हैं, उसके अलावा सिंबल यानी चिन्ह भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा आप एक और लिख सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं व्हाइट स्पेस। अब मेरे भाई बात आता है कि आखिर ये व्हाइट स्पेस क्या है? यहां तो हम लोग समझ गए लेटर एबीसीडी हो जाएगा, डिजिट तो भैया नंबर समझ गए, यहां पर सिंबल भी समझ गए, बट ये व्हाइट स्पेस क्या होता है? तो देखिए व्हाइट स्पेस के बारे में नीचे लाइन में लिखा हुआ है, समझिए। कहता है एन एस्केप सीक्वेंस मींस क्या? व्हाइट स्पेस। एस्केप सीक्वेंस का ही दूसरा नाम क्या है? व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस का ही दूसरा नाम क्या है? एस्केप सीक्वेंस। तो बोलता है एन एस्केप सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, दर्शाया जाएगा यानी लिखा जाएगा बाय अ बैक स्लाइस। किसके साथ? बैक स्लाइस के साथ, इसके साथ लिखा जाएगा। आगे क्या बोलता है? फॉलोड बाय वन और मोर कैरेक्टर। फॉलोड का मतलब होता है के बाद, ठीक है? के बाद यानी कि बैक स्लाइस के बाद, यानी एस्केप सीक्वेंस लिखने के बाद, बैक स्लैश लगाने के बाद आप 1 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, मोर कैरेक्टर, यानी बैक स्लैश लगाने के बाद एक से ज्यादा कैरेक्टर आप लिख सकते हैं। किसके अंदर लिख सकते हैं? कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर। बट अगर आप बैक स्लैश यूज नहीं किए हैं तो बाबू आपको एक से ज्यादा कैरेक्टर नहीं लिखना है, पहले यहां डेफिनेशन में बोल दिया है। बात समझ में आया कि नहीं? अगर आप बैक स्लैश लगाइएगा तो एक कैरेक्टर या एक से अधिक कैरेक्टर को आप यूज कर सकते हैं, और अगर आप बैक स्लैश नहीं लगाए हैं, एस्केप सीक्वेंस का यूज नहीं किए हैं, तो आपको अगर आप लगाइएगा तो ये फिर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और वैसे प्रोग्राम एरर भी दे देगा। तो यहां तक समझ गए हम लोग
कि बैक स्लैश लगाएंगे तो हम उसके अंदर एक कैरेक्टर भी लिख सकते हैं और एक से अधिक कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लिखा कैसे जाता है देख लीजिए यहाँ पे, स्लैश एन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बैक स्लैश एन, बैक स्लैश टी, बैक स्लैश बी, बैक स्लैश आर, इस तरीके से लिखना है। और बैक स्लैश लगाने के बाद आप यहाँ पे एक कैरेक्टर या एक से अधिक कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। वही वहां पे लाइन में लिख दिया गया है कि बाबू एन एस्केप सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय बैक स्लैश फॉलोड बाय वन और मोर कैरेक्टर, यानी इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक या एक से अधिक कैरेक्टर को भी लिख सकते हैं। यहां तक सारी बात क्लियर हो गई। अब देखिए कुछ ऐसे मतलब एस्केप सीक्वेंस हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, स्लैश एन, स्लैश टी, स्लैश बी, उसके अलावा स्लैश बी, उसके अलावा स्लैश आर, स्लैश भी, बहुत सारे होते हैं। और इसके प्रोग्राम के अंदर अलग अलग काम भी होता है। क्या काम होता है चलिए आगे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ध्यान से आप समझेंगे तो सबसे पहले स्लैश है, इसका काम होता है एडोबल बेल यानी अलर्ट के लिए। उसके अलावा आगे स्लैश बी, इसका बैक स्पेस के लिए। आगे स्लैश एफ, तो भैया ये बैक स्लैश एफ अगर लगा रहेगा तो फॉर्म फीड के लिए यूज किया आता है। स्लैश एन रहेगा तो न्यू लाइन के लिए, ठीक है। स्लैश आर रहेगा तो रिटर्न के लिए यूज किया जाता है। स्लैश टी हॉरिजॉन्टल टाइप के लिए, स्लैश बी वर्टिकल टाइप के लिए। और उसके बाद डबल स्लैश लगा हुआ रहेगा तो भैया इसको हम लोग बैक स्लैश के नाम से जानते हैं। और स्लैश के साथ लगा रहेगा ऊपर में एक सिंगल, तो सिंगल क्वार्ट्स होगा। और अगर बैक स्लैश के साथ डबल लगा रहेगा तो डबल क्वार्ट्स होगा। और अगर स्लैश के साथ क्या लगा क्वेश्चन मार्क तो इसको कहा जाता है क्वेश्चन मार्क। और स्लैश के साथ जीरो लगा हो तो इसको क्या बोलते हैं, नल, ठीक है, यानी नल कैरेक्टर इसको कहते हैं। सारी बात क्लियर हो गई। तो आगे समझते हैं आप इसके, ये एस्केप सीक्वेंस का टेबल है जिससे आप समझ गए कि इसका नाम क्या है। और एग्जाम में कभी कभी एक नंबर सवाल में पूछ देता है कि स्लैश ए का यूज क्यों किया जाता है, तो आप एडोबल बेल बोलिए, अलर्ट बोलिए तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला स्लैश बी का भी कभी कभी पूछ देता है, स्लैश एफ भी पूछ देता है, स्लैश एन पूछ देता है। ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपका एक नंबर बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाए, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए यहां पे अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट तो समझ लिए कि कैरेक्टर कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है जिसके अंदर एक कैरेक्टर लिखा जाता है और सिंगल क्वाड से वो बंद होता है दोनों साइड से, उसको कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। उसका साइज 1 बाइट होता है और इसका जो रेंज होता है वो होता है -128 से लेकर के प्लस 127 तक, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग समझ गए हैं इसके अंदर। और इसके अंदर हम लोग और भी चीजें समझे कि इसके अंदर लेटर, डिजिट, सिंबल भी यूज कर सकते हैं। बट अब बात करने वाले हम लोग किसके बारे में, स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब ये स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है चलिए समझते हैं। देखिए क्या कहता है दोज कांस्टेंट, वैसा कांस्टेंट विच कंटेन मल्टीपल कैरेक्टर्स एंड आर इनक्लोज्ड इन डबल क्वाड्स आर नॉन एज स्ट्रिंग कांस्टेंट। कह रहा है दोज कांस्टेंट, दोज का मतलब क्या होता है भैया, वैसा या वैसे कांस्टेंट विच जो क्या करेंगे, कंटेन्स करेंगे, यानी कि रखेंगे, क्या रखेंगे, मल्टीपल कैरेक्टर। मल्टीपल का मतलब होता है एक से अधिक, ओके, एक से अधिक कैरेक्टर को यानी एक से अधिक अक्षर को रखता हो। एंड और आर इनक्लोज्ड इनक्लोज मतलब भैया क्या रहता है, बंद रहता है। किससे बंद रहता है, डबल क्वाड से, ऐसे बंद रहता है और इसके अंदर बहुत सारे अक्षर को आप लिख सकते हैं। ए बी सी 3 अक्षर लिख दिए, यानी एक से अधिक अक्षर लिखिए और डबल क्वाड्स के अंदर ऐसे बंद कर दीजिए तो वही क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट। मगर आप ऐसे लिखिएगा तो ये क्या कहला जाएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट। मल्टीपल अक्षर लिखने के लिए स्ट्रिंग कांस्टेंट बनाया गया है और एक अक्षर लिखने के लिए कैरेक्टर कांस्टेंट बनाया गया है। बात समझे। बट कैरेक्टर कांस्टेंट लिखेंगे तो सिंगल क्वाड से बंद करेंगे और स्ट्रिंग कांस्टेंट लिखेंगे तो डबल क्वाड से बंद करेंगे और उसके अंदर बहुत सारे अक्षर को भी लिखेंगे। बात समझ में आया कि नहीं। तो वही डेफिनेशन कह रहा है, वैसा कांस्टेंट जो कंटेन करेगा, रखेगा मल्टीपल अक्षर को और बंद होना चाहिए इसके अंदर डबल क्वाड से, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट। सारा बात क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए स्ट्रिंग कांस्टेंट का कुछ रूल्स है लिखने का या प्रोग्राम के अंदर यूज करने का, कैसे इसके अंदर हम लोग प्रोग्राम को यूज करेंगे और किस तरीके से इसको लिखा जाता है, वो सारी चीजें समझते हैं। देखिए बोलता है इफ कैरेक्टर्स आर इनक्लोज्ड इन सिंगल क्वाड्स दे आर ट्रीटेड एज कैरेक्टर कांस्टेंट। कहता है इफ अगर
अगर कैरेक्टर इनक्लोज रहा यानी बंद रहा, किससे? सिंगल क्वाड से, ऐसे ऐसे बंद रहा सिंगल क्वाड से, ठीक है। दे आर ट्रीटेड यानी ये ट्रीट करेगा यानी बिहेव करेगा, ठीक है। किसके जैसा बिहेव करेगा? कैरेक्टर्स के जैसा। कैरेक्टर कौन? अभी जस्ट समझाए, सिंगल क्वाड्स के अंदर आता है तो कैरेक्टर ही कहलाता है। इफ आगे बोलता है इफ कैरेक्टर्स आर इनक्लोज इन डबल क्वाड्स, अगर कैरेक्टर्स क्या रहे? इनक्लोज रहे, बंद रहे, किससे बाबू? डबल क्वाड से बंद रहे, डबल क्वाड से बंद रहे। दे आर ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट, मतलब कि अगर कैरेक्टर सिंगल क्वाड्स के अंदर है तो बिहेव करेगा किसके जैसा? कैरेक्टर कांस्टेंट के जैसा। और अगर कैरेक्टर लिखा है डबल क्वाड्स के अंदर यानी अक्षर लिखे हुए डबल क्वाड्स के अंदर तो किसके जैसा बिहेव करेगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट के जैसा। और अभी जस्ट हम समझाएं, सिंगल क्वाड्स के अंदर जो रहता है वो कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, और डबल क्वाड्स के अंदर लिखा रहता है और मल्टीपल अक्षर लिखा रहता है तो भैया वो क्या करता है? भैया स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। तो मेरे भाई देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है। अगर सिंगल क्वाड्स के अंदर एक अक्षर लिखा हुआ है ये तो कहला जाएगा कैरेक्टर कांस्टेंट, मगर हम ऐसे लिख दिए और डबल क्वाड्स के अंदर लिख दिए तो बताइए कैरेक्टर कहलाएगा कि स्ट्रिंग कहलाएगा? बताओ, स्ट्रिंग कहलाएगा कि कैरेक्टर कहलाएगा? स्ट्रिंग कहलाएगा ना भैया। क्यों? क्योंकि पहले यहां बोल दिया कि अगर डबल क्वाड से बंद है, एक रहे चाहे चार को रहे, वो ट्रीट करेगा किसके जैसा? स्ट्रिंग के जैसा। और एक रहे और सिंगल क्वाड्स के अंदर बंद रहे तब वो ट्रीट करेगा कैरेक्टर कांस्टेंट के जैसा। सारा बात क्लियर हो गया मेरे भाई? तो चलिए अब यहां तक हम लोग समझ गए, अब आगे बात करते हैं। चलिए आगे क्या कहता है? बोलता अ स्ट्रिंग कांस्टेंट ऑलवेज एंड विथ, अ स्ट्रिंग कांस्टेंट ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, हमेशा, हमेशा इंड होगा, इंड मतलब खत्म होगा यानी समाप्त होगा। विथ का मतलब होता है भैया साथ, किसके साथ? नल कैरेक्टर के साथ, ये होता है नल कैरेक्टर। अभी आप पीछे यहाँ पे टेबल में देखे भी होंगे, इसको बोलते हैं नल कैरेक्टर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना। तो नल कैरेक्टर से कौन समाप्त होता है भैया? बताइए जरा, नल कैरेक्टर से कौन समाप्त होता है बाबू? कौन? स्ट्रिंग कांस्टेंट, ओके। एंड द साइज ऑफ अ स्ट्रिंग इज द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्लस 1 बाइट फॉर द नल कैरेक्टर। कहता है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट जो होता है बाबू, स्ट्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो हमेशा समाप्त होता है नल कैरेक्टर से, नल कैरेक्टर से खत्म होगा। एंड इसका जो साइज होगा स्ट्रिंग कांस्टेंट का, वो टोटल नंबर यानी जितना उसके अंदर कैरेक्टर लिखा रहेगा, जितने भी कैरेक्टर लिखे रहेंगे वो सारे का टोटल नंबर होगा प्लस 1 होगा। मतलब डबल क्वाड्स के अंदर अगर ए बी सी तीन अक्षर लिखा हुआ है, तीन अक्षर लिखा हुआ है तो इसको टोटल पहले जोड़ना है और जोड़ने के बाद एक और प्लस कर देना है, और एक जो प्लस करेंगे वो किसके लिए रहेगा? नल कैरेक्टर के लिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर हमेशा नल कैरेक्टर से ही क्या होता है बाबू? खत्म होता है। मतलब क्या समझिए कि स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर अगर नल कैरेक्टर नहीं लगा है तब भी वो किससे खत्म है? नल कैरेक्टर से खत्म हुआ है। बात समझ में आया? वही लिखा हुआ है स्ट्रिंग कांस्टेंट ऑलवेज एंड्स विद अ नल कैरेक्टर। स्ट्रिंग कांस्टेंट में नल कैरेक्टर लगा रहे चाहे नहीं लगा रहे, वो हमेशा खत्म किससे होगा? नल कैरेक्टर से। एंड द साइज ऑफ अ स्ट्रिंग इज द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी जिसके अंदर, जिसके स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर जितना लिखा रहेगा वो सारे कैरेक्टर को आपको काउंट करना है और प्लस 1 कर देना है किसका? नल कैरेक्टर का। बात समझ में आया? यानी 3 है तो बाबू एक एक्स्ट्रा जोड़ देना है, 4, 4 है तो 5, 10 है तो 11। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये इसका रूल है मेरे भाई। जैसे देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है, सबसे पहले एग्जांपल लिखा हुआ है इंडियन, तो इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर है, बट एक नल कैरेक्टर का जुड़ जाएगा और इसका फाइनल अगर आंसर बात करें तो इसका आंसर होगा 7 बाइट। बात समझ में? 6 और एक एक्स्ट्रा, क्योंकि स्ट्रिंग कांस्टेंट हमेशा खत्म होता है नल से। लगा नहीं रहेगा तो एक एक्स्ट्रा आपको जोड़ देना है, और लगा रहेगा तो जोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो आपको डिफाइन कर देगा कि भैया हम लगे हुए हैं, तो एक्स्ट्रा जोड़ने की क्या आवश्यकता है आपको। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ बात समझ गया आप? अब आगे समझते, देखिए आगे बात करते। देखिए कुछ कुछ सवाल आपके एग्जाम में इस तरह से रहते हैं। फाइंड द साइज ऑफ फॉलोइंग कांस्टेंट। तो देखिए सर, सिंगल पार्ट्स के अंदर जब रहता है जिसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट।
और जब डबल क्वार्ट्स के अंदर रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल क्वार्ट्स के अंदर बंद रहता है तो कितना बाइट का होता है, 1 बाइट का होता है। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं स्लाइड में आपका लिखा हुआ है कि कैरेक्टर कांस्टेंट जो होता है बाबू वो हमेशा 1 बाइट का होता है, 1 बाइट ही काउंट होता है। देख लीजिए आप यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए द साइज ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट कितना बाबू, 1 बाइट। ठीक है, सिंगल क्वार्ट्स के अंदर रहेगा तो 1 बाइट रहेगा। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे आगे क्या है, डबल क्वार्ट्स के अंदर। डबल क्वार्ट्स के अंदर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए, तो डबल क्वार्ट्स के अंदर रखा रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट। और स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर जितना रहता है उतना तो काउंट करना ही करना है और एक एक्स्ट्रा काउंट करना है। क्यों, क्योंकि बाबू स्ट्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो हमेशा किससे खत्म होता है, नल से। तो बात समझे, यहाँ पे समझिए ये कि अगर यहाँ पर एक सिंगल लिखा हुआ डबल क्वार्ट्स के अंदर तो एक तो काउंट होगा ही होगा, मगर एक एक्स्ट्रा काउंट होगा किसका, नल कैरेक्टर का। तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 2 बाइट। बात समझे, इसमें क्या है देखिए ध्यान से देखिए, इसमें कितना है, एक ये, और यहां पर ध्यान से आप देखिए ये बैक स्लैश ए लिखा हुआ है, तो बैक स्लैश एक ही ना काउंट होता है कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर। तो एक और एक ये 2 हुआ और एक नल कैरेक्टर का, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 बाइट। बात समझे कि नहीं समझे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन कर देते हैं 1 2 3 और एक और एक्सटर्नल वाला 4 ना होगा सर, नहीं सर, यहाँ पे आपका 3 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये बैक स्लैश ए क्या होता है, सिंगल होता है एक कैरेक्टर, और इसका नाम क्या होता है, एडोबल बेल। आप यहाँ टेबल में देखे होंगे एस्केप सीक्वेंस में, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ टेबल में ये एक ही कैरेक्टर कहलाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडोबल बेल। तो ऐसे अगर कुछ लिखे हुए हैं ऐसे डबल क्वार्ट्स के अंदर तो ये 2 नहीं काउंट होगा, कितना काउंट होगा, 1 काउंट होगा। इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाता है भैया, इसीलिए इसका आंसर हो जाता है भैया यहाँ पे आपका 3 बाइट। बात समझ में आया, क्योंकि ये 1 काउंट हुआ और एक ये काउंट हुआ, 2 हुआ ये और एक नल वाला जुड़ गया, तो कितना हो गया, 3 बाइट। अब नीचे वाला बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक नल, कितना होगा भैया इसके आंसर, 16 बाइट। बात समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इस तरह से सवाल आपके सामने आता है, देखिए सिंगल क्वार्ट्स के अंदर लिखा हुआ है आपका ए, तो ये कितना होगा, 1 बाइट होगा। बात समझ में आया। आगे देखिए यहाँ पे जैक बोर्ड 2026 लिखा हुआ है, इसको आप काउंट कीजिए, इसके अंदर डबल क्वार्ट्स के अंदर रहता है इतना उतना काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और डबल क्वार्ट्स के अंदर रहते और जुड़ जाएगा नल वाला, तो 14 और एक कितना हो गया बाबू, 15 बाइट। बात समझ में आया कि नहीं आया। आगे देखिए जोड़िए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक एक्स्ट्रा 9 बाइट। आगे वाला सवाल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक सवाल देखिए, क्वेश्चन फिर से आपके सामने 2024 में पूछा हुआ सवाल है। ये बोलता है व्हाट विल बी द साइज ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट। बताइए नीचे जो कांस्टेंट दिया हुआ है, नीचे जो कांस्टेंट लिखा हुआ है इसका साइज कितना होगा। तो u के साथ लिखा हुआ स्लाइस a, तो भैया एक ये काउंट होगा और एक ये काउंट होगा, तो ये टोटल कितना होगा, 2 और एक एक्स्ट्रा 3 बाइट। इसका आंसर सही क्या होगा, 3 बाइट, क्योंकि ये एक काउंट होगा और ये काउंट होगा, तो 2 हुआ यहाँ पे, 2 यहाँ पे हुआ और एक नल वाला जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 बाइट। बात समझ में आया। इसका बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और 9 बाइट नल वाला, ओके। तो आंसर हो गया आपका ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला बात करते हैं लास्ट, जिसका नाम है बुलियन लिटरल्स। कहता है बुलियन लिटरल्स आर द लॉजिकल वैल्यू यूज्ड टू रिप्रेजेंट ट्रूथ वैल्यू इन अ प्रोग्राम। दे कैन हैव ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज। बोलता है बुलियन लिटरल्स जो है बाबू, बुलियन लिटरल्स आर द लॉजिकल वैल्यू। बुलियन लिटरल्स एक लॉजिकल वैल्यू होता है। और आगे बोलता है यूज टू रिप्रेजेंट ट्रूथ वैल्यू। हम लोग इसको पूरा ट्रूथ टेबल एक आगे बनता है, ट्रूथ टेबल बुलियन अलजेब्रा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर नंबर 13, उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि कैसे ट्रूथ टेबल बनता है। अभी आप इतना जानिए कि बाबू बुलियन लिटरल्स जो है इसके अंदर लॉजिकल वैल्यू होता है और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ट्रूथ वैल्यू के तौर पे, ट्रूथ टेबल बना करके। और ये जो ट्रूथ टेबल बनता है वो प्रोग्राम का बनता है बाबू, और ये प्रोग्राम के अंदर किस तरह से ट्रीट करता है, किस तरह से बिहेव करता है, वो सारा चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 के अंदर। पूरा एक
पूरा फुल तरीके से पूरा फुल कंप्लीट पढ़ेंगे हम लोग बुलियन अलजेब्रा को वहां पे। बट अभी आप इतना समझिए कि बुलियन जो लिटरल्स है, यानी बुलियन जो लिटरल्स है, इसके अंदर लॉजिकल वैल्यू होता है और इसके अंदर टोटल 2 लॉजिकल वैल्यू होता है। नीचे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, दे कैन हैव ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज। पहला जो वैल्यू होता है वो होता है 1 और दूसरा जो वैल्यू होता है वो 0। जहां पे आप यहां देख सकते हैं कि 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या होता है ट्रू और 0 का मतलब क्या होता है बाबू फॉल्स। वही लिखा हुआ ट्रू जो रिप्रेजेंट लॉजिकल ट्रू 1 और आगे फॉल्स रिप्रेजेंट्स लॉजिकल फॉल्स मतलब 0। मतलब 0 किसको इंडिकेट करेगा, फॉल्स को, और 1 किसको इंडिकेट करेगा, आपका ट्रू को। ठीक है, और ये ट्रू और फॉल्स 2 अलग अलग चीजें से क्या बनता है, एक आपका ट्रूथ वैल्यू बनता है, यानी ट्रूथ टेबल बनता है। और ये ट्रूथ टेबल कैसे बनता है, किस तरीके से बनाया जाता है, वो सारा चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 के अंदर। आपको इतना याद रखना है, बुलियन लिटरल्स के अंदर 2 ही वैल्यू यूज होता है और 2 ही वैल्यू का यूज करके हम लोग प्रोग्राम को निर्माण करते हैं, प्रोग्राम को बनाते हैं, कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। और वो 2 वैल्यू होता है 0 और 1। 0 और 1, 0 का मतलब जहां पे फॉल्स है और 1 का मतलब क्या बाबू ट्रू है। सारा बात क्लियर हो गया। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं हम लोग बुलियन लिटरल्स को पढ़ करके। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पंक्चुएटर और ऑपरेटर। तो आज का क्लास होता है समाप्त यहीं, मुलाकात करेंगे आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जवान, जय किसान।